नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? और भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में जिस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह तमिलनाडु राज्य के लिए किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं? तो तमिलनाडु के जो 3 शहरों को हर मौसम में काम करने वाले दूषित जल संग्रह, शोधन, जल निकासी और जल वितरण प्रणाली बनाने में मदद के लिए 12.5 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 1025 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो तमिलनाडु के 3 शहरों में वाटर रिजर्वेशन और वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए लगभग 1025 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो ADB से लिया जा रहा है। इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ADB का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है? और यह मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। और वह 2 जगह हैं। एक तो गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार, उसका नाम बदलकर अब चौरी चौरा कर दिया जाएगा। और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से NOC जारी कर दिया गया है। और किसी जगह का नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो और चलिए समझते हैं कि इनका जो नाम है वो बदलने का प्रोसेस क्या है। तो जब किसी जिले का नाम बदलना होता है तो सबसे पहले कैबिनेट से इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी मिलना आवश्यक है। और इसके लिए उस पर्टिकुलर जिले या जगह या नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो वहाँ राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। और उसके बाद कैबिनेट से नाम बदलने का जो प्रस्ताव है पास होने के बाद राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद शासन द्वारा एक गजट प्रकाशित किया जाता है। और साथ ही साथ राज्यपाल की सहमति के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी उसकी सहमति या NOC आवश्यक हो जाती है। और उसके बाद उसकी एक कॉपी संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेजी जाती है, DM को भेजी जाती है। और DM इसकी सूचना अपने अधीन सभी विभागाध्यक्षों को दे देता है, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनको दे दिया जाता है। इसके बाद जिले में स्थित जितने बैंक हैं, थाने हैं, बस अड्डे हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन सबको अपनी जो उनका प्रिंटिंग मटेरियल होता है उसमें भी नाम चेंज करना होता है। जो उनका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वेबसाइट होती है, उसमें भी नाम चेंज करना होता है। और यह तो सरकारी हो गया। इसके अलावा प्राइवेट जितनी वेबसाइट्स हैं, आपने देखा होगा जब आप लोकेशन भरते हैं तो उसमें नीचे शहरों के नाम आ जाते हैं, उन्हें अपना नाम बदलना होता है। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल वगैरह है तो उन्हें अपने गूगल मैप पे और सारी जगहों पर उस नाम को बदलना होता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है सरकार के लिए भी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी सारी चीज़ों को फिर से एक बार बदलना होता है। और अगर किसी राज्य का नाम बदलना होता है तो संविधान के अनुच्छेद 2 और 4 के अंतर्गत आता है। जब किसी राज्य के नाम को बदलना होता है, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। और इसके लिए जो प्रस्ताव होता है वो संसद में प्रस्तावित किया जाता है और वहाँ से पारित होता है, तब किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने हाल ही में फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड इस नाम की पुस्तक को लिखा है? और यह पुस्तक लिखी गई है पूर्व RBI गवर्नर श्री C रंगराजन जी के द्वारा। और यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर डॉक्टर C रंगराजन का संस्मरण है। और यह स्वतंत्रता के बाद के योजना आयोग, जो कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे आप नीति आयोग के नाम से अभी हाल ही में जानते हैं, उस युग से लेकर वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। बेसिकली अर्थशास्त्र पर रिलेटेड है। और इन्होंने किताब को 3 भागों में बांटा है। पहला RBI और योजना आयोग, यानी RBI और उस समय योजना आयोग कैसे मिलकर कार्य करते थे। और उसके बाद दूसरे भाग में उन्होंने RBI के जो गवर्नर हैं उनकी कार्यप्रणाली, उनके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या है, उनके बारे में चर्चा की है। और जो अगला भाग है उसमें RBI से परे उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? और यह निर्माण कर रहा है भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर। मोंगला बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोंगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। और यहाँ से भारत को भूटान और नेपाल से जो माल आवाजाही के लिए समुद्री मार्ग है वो भी मिल जाएगा।
और अभी नेपाल में हाल ही में सरकार बदली है, जो कि चीन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई सरकार मानी जाती है अभी जिनकी सरकार है, और इस वजह से हमें नेपाल से अपना संपर्क बनाए रखना ज़रूरी है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोंगला बंदरगाह काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? और यह पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को भारत का आंकीड़ राज्य या वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ की स्थापना जो अरुणाचल प्रदेश की हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी, और पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ का जो उच्च न्यायालय वो गुवाहाटी में है, और अभी पेमा खांडू जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं वो BD मिश्रा जी हैं। और जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, रेड कलर का जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश है, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना से लगी हुई इसकी काफ़ी बड़ी सीमा है, और चाइना से इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन चल रही भारत की, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा? और यह फूड रहा है इटली का, और इस लिस्ट में भारत का 5वां स्थान रहा है। 460 पकवान भारत के इसमें शामिल हुए हैं, और इटली पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर ग्रीस रहा है, तीसरे स्थान पर स्पेन रहा है, चौथे स्थान पर जापान रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? और यह आयोजन किया गया है केरल में। केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, असंख्य रंगों और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया गया। बीच फेस्टिवल में 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों ने परफॉर्म किया। और यह महोत्सव जो है संस्कृति के क्रॉस सेक्शन और भूमि की अनूठी पहचान को भी दर्शाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में FSSAI ने उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? और यह उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है, बुलंदशहर जेल, जिसे खाने की गुणवत्ता के लिए FSSAI की तरफ से 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इससे पहले फर्रुखाबाद जेल को भी ये रेटिंग दी जा चुकी है। और यह रेटिंग जेल अधिकारियों और बंदियों ने जो वहाँ सौंदर्यीकरण किया है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा है, खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से काम किया है, सारे मानकों का प्रयोग किया है, जैसे एप्रन है, पूरी बाँह के दस्ताने हैं, और टोपी है जिसे सेफ कैप कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। और खाने की गुणवत्ता और साथ ही साथ साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। इन सारी चीज़ों के बाद FSSAI ने उत्तर प्रदेश को यह टैग दिया है। और यह दूसरी जेल है, इससे पहले फर्रुखाबाद जेल को भी यह टैग 5 स्टार रेटिंग दी जा चुकी है खाने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने में मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? और यह ऐप है माई प्लान 8। तो इसमें जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वो कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है और उस कार्बन को कैसे रिड्यूस कर सकता है, उसके द्वारा वातावरण में जो कार्बन छोड़ा जा रहा है उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इस बारे में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ग्रीन टेक स्टार्टअप फर्म है, इसने माई प्लान 8 नाम से ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप से लोगों के प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, और इसी की मदद से कोई भी व्यक्ति स्वयं से संबंधित जो कार्बन फुटप्रिंट है उनका रिकॉर्ड भी रख सकेगा, उनकी जानकारी भी रख सकेगा। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। हाल ही में कौन सा सॉन्ग ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है? और भारत की तरफ से 4 फिल्में भेजी गई थी, उनमें से एक भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म है RRR, SS राजामौली की फिल्म है, और उसी फिल्म का सॉन्ग नातू नातू काफ़ी फेमस सॉन्ग है, उसे बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है ऑस्कर की तरफ से। और आप पिक्चर में देख रहे हैं काफ़ी फेमस सॉन्ग है, इसके डांस स्टेप काफ़ी फेमस हुए थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, सिर्फ अपने देश में ही नहीं विदेश में भी, और हो सकता है कि ये अवार्ड जीत भी जाए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।